हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संकित। और आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हम जो रैम सर्किट होता है वो किस तरीके से काम करता है, और जो रैम वोल्टेज होता है वो किस लिए होता है, रैम को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो अगर हमारे बोर्ड में रैम वोल्टेज नहीं बनेगा तो हमारा बोर्ड नो डिस्प्ले में रहेगा। ठीक है, तो इसलिए रैम वोल्टेज को बनाना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि जो रैम वोल्टेज होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो मेरे पास है मदरबोर्ड है यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये 4th जनरेशन का मदरबोर्ड है। तो इसके अंदर पढ़ेंगे कि रैम सर्किट किस तरीके से होता है। तो अभी मैं रैम सर्किट पर पहुँच जाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा रैम सर्किट है। इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा। तो ये हमारी रैम की आईसी है और ये इसके मेन सपोर्टिंग मॉसफेट है। तो ये जो रैम वोल्टेज बनना, स्विचिंग के द्वारा वोल्टेज बनना है, तो इस मेन मॉसफेट सपोर्टिंग मॉसफेट को कंट्रोल कौन कर रहा है? आईसी। ठीक है, तो रैम वोल्टेज बनाने के लिए रिक्वायरमेंट किस चीज़ की पूरी होनी चाहिए? आईसी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी तभी तो रैम वोल्टेज जनरेट होगा। और जब रैम आईसी की कंप्लीट रिक्वायरमेंट होगी तो जब भी मेन मॉसफेट सपोर्टिंग मॉसफेट को स्विचिंग कराएगी, और स्विचिंग कराने के बाद अभी तो हमारा रैम वोल्टेज जनरेट होगा ना। तो रैम वोल्टेज देखते हैं किस तरीके से जनरेट होगा इसमें। तो इसमें जो रैम की आईसी यूज की गई है, रैम की आईसी RT8231BGQW रिस्टैक कंपनी की इसमें रैम आईसी है। ठीक है, तो सबसे पहले रैम आईसी के वोल्टेज के बारे में समझते हैं हम। तो इसमें जो रैम लगी है DDR3L है, DDR3L है। तो जो DDR3L का वोल्टेज होता है वो होता है 1.35 वोल्टेज। यहाँ पर लिखा हुआ है 1.35 वोल्टेज सस्पेंड, मतलब ऑन होने के बाद बनेगा वोल्टेज। तो 4th 5th जनरेशन में DDR3L रैम यूज होती है। अब रैम चाहे कोई सी भी हो, चाहे वोल्टेज रैम का कोई से भी हो, तो रैम ऐसे दो वोल्टेज जनरेट करती है। एक तो होता है रैम वोल्टेज, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये, और एक होता है रैम का VTT वोल्टेज, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 0.75, जो कि हाफ वोल्टेज ऑफ रैम का हाफ वोल्टेज होता है। ठीक है, अगर इनमें से ना तो अगर VTT वोल्टेज नहीं बना तब भी नो डिस्प्ले में रहेगा, अगर रैम वोल्टेज नहीं बना तब भी नो डिस्प्ले में रहेगा। ठीक है, तो आईसी को समझते हैं कि किस तरीके से दोनों वोल्टेज जनरेट कराएगी। तो पहले तो आईसी की बैकअप सप्लाई देखनी है हमें, कि कोई भी आईसी उसको काम करने के लिए बैकअप सप्लाई चाहिए उसकी मिनिमम। तो बैकअप सप्लाई देख सकते हैं यहाँ पर पिन नंबर 12 पर लिखा हुआ VDD, या इसका अल्टरनेट नाम होता है VCC, मतलब सप्लाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं S5 लिखा हुआ है, मतलब 5 वोल्ट आता है रैम वोल्टेज को बैकअप होने के लिए। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज आता है स्टेप डाउन आईसी से आता है। उसके बाद पिन नंबर 11 पर क्या लिखा हुआ VID, ये भी बैकअप सप्लाई है हमारी। तो पिन नंबर 11 को जब मैं ट्रेस करूँगा यहाँ पर PR127 यहाँ पर नहीं लगा हुआ, क्योंकि स्टार लगा, स्टार का मतलब नहीं लगा हुआ। तो फिर क्या यहाँ पर शॉर्ट ऐसे लिखा हुआ, मतलब शॉर्ट है। ये ट्रैक इस तरीके से शॉर्ट होगा, इस तरीके से शॉर्ट होगा ये। ठीक है, इंटरनली। तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट S5 स्टेप डाउन से आएगा। अब 5 वोल्ट आने के बाद आईसी की जो रिक्वायरमेंट है, थर्ड रिक्वायरमेंट, वो होती है इनेबल। क्योंकि अगर इस आईसी का बैकअप हो गया और सारी अगर इसकी सेटिंग कंप्लीट है, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है कंप्लीट है, लेकिन अगर इसको इनेबल नहीं दिया गया तब भी रैम वोल्टेज नहीं जनरेट करेगा। क्योंकि ये ज़्यादातर जो डिपेंड होता है ये होता है रैम वोल्टेज, रैम के इनेबल के ऊपर। क्योंकि इसको भी नहीं पता ना कि इसको क्या काम करना है, तो ये इनेबल बताएगा कि इसको क्या काम करना है। तो सबसे पहले हमें इनेबल देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में। तो इनेबल कहाँ से आ रहा? पिन नंबर 8 पर। पिन नंबर 8 को जो मैं यहाँ से ट्रेस करूँगा इस तरीके से, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर PR130 नहीं लगा हुआ है, स्टार है। तो ये भी S लिखा हुआ, मतलब शॉर्ट है। तो इनेबल कौन देगा इसको? ससोन। अब ससोन क्या होता है? तो ये जो सिग्नल होता है ये आयोस आता है। तो जब PCS से मेन ऑन ससबी और सससी दो सिग्नल आते हैं तो ससोन और मेन ऑन जनरेट होता है। या अगर मैं विस्ट्रोन की या कॉम्पेल की बात करूँ तो उसमें इसका अल्टरनेट नाम होता है SLPS3। जब आयोग आया था तो उसके बाद ही ससोन और सस्पी जनरेट होता है। तो ये क्वांटा का फीचर है। तो क्वांटे में जो नाम होता है इनेबल का ससोन है, जो कि आयोस आएगा। मैं इसको बैक ट्रेस करके दिखाता हूँ आपको।
तो इसके सॉरी हाँ, इसके इनेबल को जब मैं बैक ट्रेस करूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पर ये आयो है हमारी, तो कहाँ से आउट हो रहा है, आयो से। ठीक है, तो आयो से आउट होने के बाद जब इसको इनेबल मिल जाएगा आईसी को, तो अब ये क्या करेगा आईसी कि यहाँ पर जो ये मेन मॉस्फेट और सपोर्टिंग मॉस्फेट का गेट है, ये जो मेन मॉस्फेट है और ये सपोर्टिंग मॉस्फेट है, इसका गेट कंट्रोल कौन कर रही है, आईसी। तो आईसी क्या कराएगा, इस मेन मॉस्फेट और सपोर्टिंग मॉस्फेट को स्विचिंग कराएगा ताकि जो हमारा रैम का वोल्टेज है वो जनरेट हो सके। तो यहाँ पर बूस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर बूस्ट की वजह से भी ये वोल्टेज यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा ताकि जो रैम वोल्टेज के लिए बनने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कंप्लीट हो सके, मतलब प्रॉपर जो रैम के लिए वोल्टेज को बनने के लिए फ्रीक्वेंसी है वो बन सके। ठीक है, तो पिन नंबर 16 फेस है, तो फेस से हमारा जो रैम वोल्टेज के लिए जो इनपुट साइड में फ्रीक्वेंसी बनी है वो बनेगा, मतलब इस लाइन पे क्या बनेगा हमारा, रैम वोल्टेज। तो आउटपुट साइड में कोयल लगा हुआ है, तो कोयल इस फ्रीक्वेंसी को इधर अगर डीएसओ से चेक करोगे तो इस तरीके की पल्सेस मिलेंगी, लेकिन आउटपुट साइड में होगा स्ट्रेट वोल्टेज, मतलब प्योर वोल्टेज। कितना वोल्टेज, जो कि रैम वोल्टेज होता है हमारा 1.35। तो मेन मॉस्फेट सपोर्टिंग मॉस्फेट जब स्विचिंग होंगे तो रैम वोल्टेज बन जाएगा फेस वाली पिन से, पिन नंबर 16 से। अब पिन नंबर 16 से वोल्टेज बनने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप 1.35 एक जंपर है, इस जंपर के द्वारा जहाँ पर ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होना होगा वहाँ पर चला जाएगा, चाहे वो रैम के लिए हो, रैम वोल्टेज के लिए होएगा ऑपरेटिंग वोल्टेज तो रैम को चला जाएगा, और बहुत बार रैम वोल्टेज सीपीयू को भी जाता है, तो जहाँ पर जाना होगा चला जाएगा रैम वोल्टेज। उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड देखोगे आप तो यहाँ पर एक PR 189 एक रजिस्टर है, लेकिन यहाँ पर भी स्टार लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है S, मतलब शॉर्ट है, ये ट्रैक भी शॉर्ट है। तो कंपनी ने कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर कंपोनेंट को दिखा भी रखा है और ट्रैक को शॉर्ट भी कर रखा है। तो जो ये इसको मैं ट्रेस करूँगा इस तरीके से, तो ये वोल्टेज यहाँ पर आकर इस तरीके से यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर एक जॉइंटिंग पॉइंट है ये। अब ये जो जॉइंटिंग पॉइंट है तो इसमें एक तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ VDD-Q, तो VDD-Q इसका नाम है रैम वोल्टेज का, जो रैम वोल्टेज जनरेट हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर रैम वोल्टेज तो डायरेक्ट बन जाएगा। अब डायरेक्ट क्यों आएगा, क्योंकि इस आईसी ने जो रैम वोल्टेज जनरेट किया तो उसको कंफर्म करता है कि वो वोल्टेज जनरेट हुआ है नहीं। आप इसको एक तरीके से मान सकते हो कि डायरेक्ट फीडबैक है। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर एक R1 रजिस्टर है, एक R2 रजिस्टर है, और इसका ट्रैक कहाँ से, आईसी के पिन नंबर 6 से यहाँ पर लिखा FB, मतलब फीडबैक। ये है आईसी के लिए फीडबैक कि इसने जो वोल्टेज जनरेट कराया है, ये जो इसको काम मिला था वो प्रॉपर हुआ है नहीं, तो उसका कन्फर्मेशन है फीडबैक। बहुत बार फीडबैक में दिक्कत आती है कि इन कंपोनेंट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, तो जिसके कारण यहाँ पर डिवाइडर के द्वारा प्रॉपर वोल्टेज नहीं बनता है और आईसी को सेंस नहीं होता, तो आईसी या तो वोल्टेज ज़्यादा आउटपुट करती है, वोल्टेज कम आउटपुट करती है, कभी कभी तो वोल्टेज आउट ही नहीं करती आईसी, तो ये भी दिक्कत आती है फीडबैक से। ठीक है, तो फीडबैक बनने के बाद अब हमारा जो रैम वोल्टेज वो जनरेट हो चुका है। तो रैम वोल्टेज जनरेट हो चुका है। तो अभी मैंने बताया भी था आपको कि रैम वोल्टेज जो होता है वो रैम आईसी जो होती है वो 2 वोल्टेज जनरेट करती है, एक तो रैम वोल्टेज, एक होता है VTT वोल्टेज, रैम का हाफ वोल्टेज। तो VTT वोल्टेज को यही आईसी जनरेट करेगी। तो VTT वोल्टेज कैसे जनरेट होगा, तो VTT वोल्टेज के लिए अलग से नहीं मिला था, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो जब रैम वोल्टेज जब बन जाएगा तो पिन नंबर 19 पर एक पिन है VLDO इन, इस पर आएगा हमारा रैम वोल्टेज 1.35 वोल्टेज आएगा। आने के बाद इसके अंदर एक तरीके से एक VTT आईसी इसके अंदर ही एक तरीके से आप मान सकते हो VTT वोल्टेज को जनरेट करने के लिए। तो 1.3 वोल्ट इस पर आएगा रैम वोल्टेज। अब ये रैम वोल्टेज आएगा कहाँ से, तो इसको भी ट्रेस करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ही हमारे क्या जनरेट हुआ था, कोयल के आउटपुट साइड में रैम वोल्टेज, मतलब यही रैम वोल्टेज कहाँ पर आएगा हमारा, VLDO इन पर आएगा। ठीक है, VLDO इन पर आने के बाद अब इस आईसी को चाहिए इनेबल, तो इनेबल किसका चाहिए, VTT का इनेबल। तो पिन नंबर 7 पर देख सकते हैं S3 लिखा हुआ है। तो जो S3 होता है वो होता है VTT का इनेबल, और जो S5 होता है वो होता है रैम का इनेबल। आप कोई सी भी आईसी में देख सकते हो। और तो यहाँ पर जो मैं S3 को ट्रेस करूँगा बैक ट्रेस, तो यहाँ पर एक फ़िल्टर कैपेसिटर लगा हुआ, मतलब है लगा हुआ नहीं है। उसके साथ यहाँ पर इसके 2 रास्ते हैं, एक तो इस तरीके से, एक है इस तरीके से। तो इसका नाम है मैन ऑन और इसका नाम है इस तरीके से, कुछ अजीब सा नाम लिखा हुआ है अंक। तो पहले मैं ऊपर वाले को ट्रेस करके देखूँगा कि इनेबल दे कौन रहा है इसको।
तो इसको जब मैं ट्रेस करके बैक ट्रेस करूँगा एक बार, तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्किट आया यहाँ पर। तो यहाँ पर तो हैज लगा, मतलब स्टार लगा, कंपोनेंट नहीं है और ना ही इधर कंपोनेंट है। तो ये जो सर्किट है रैम वोल्टेज को रैम स्लॉट पर भेजने का काम कर रहा है इतना सर्किट। तो इधर से तो हमारे इनेबल आएगा नहीं, क्योंकि ट्रैक यहाँ से इधर का रास्ता अलग है, इधर का रास्ता अलग है, कंपोनेंट ही नहीं लगा बीच में, यहाँ पर कंपोनेंट ही नहीं लगा बीच में, तो इनेबल यहाँ से कहाँ से आ जाएगा। तो इधर से तो इनेबल आएगा नहीं मेरा, ये बात तो कन्फर्म होगी। तो अब इनेबल आएगा कहाँ से, इसको मैं नेक्स्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो अब बचा ये वाला पाथ, इसका ये वाला, ये तो अभी मैंने ट्रेस कर लिया, यहाँ पर कंपोनेंट नहीं है तो इधर से इनेबल आएगा नहीं। तो इसके यहाँ पर PR129 स्टार कंपोनेंट नहीं है, लेकिन ऐसे लिखा हुआ, मतलब ट्रैक शॉर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मेन ऑन, तो ये भी सस ऑन और मेन ऑन आयो की फैमिली होते हैं, आयो से दोनों वोल्टेज आते हैं हमारे ये। इसको भी दिखाता हूँ मैं कहाँ से आएगा आपको एक बार कन्फर्मेशन के लिए। बैक टेस्ट करूँगा इसको, देखो तो ये भी हमारा आयो से आउट हो रहा है। आयो से आउट होने के बाद अब जैसे इसको VTT का इनेबल मिलेगा, तो यहाँ पर VTT का ग्राउंड भी मिल गया और इसको VTT की सप्लाई भी मिल गई, ठीक है। तो VTT को जिसके अंदर एक तरीके से आप मान सकते हो IC है, तो वो वेकअप हो गई। वेकअप होने के बाद अब क्या होगा, पिन नंबर 20 से ये रैम का VTT वोल्टेज जनरेट होगा। तो VTT वोल्टेज का नाम क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो 0.75 है, एक ये नाम है। तो इसके दो नाम बने, लेकिन जो एक्चुअल नाम है इसका ये वाला 0.75 वोल्टेज, क्योंकि हाफ वोल्टेज ऑफ रैम का एक एक्यूरेट वोल्टेज 0.75। तो रैम का VTT वोल्टेज पिन नंबर 20 पर बन जाएगा। अब जिस तरीके से रैम का फीडबैक आया था रैम वोल्टेज बनने के लिए, इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर भी रैम का फीडबैक है ये डायरेक्ट VTT सेंस, मतलब इसके अंदर जो IC VTT जिसने वोल्टेज बनाया VTT वोल्टेज, उसको VTT वोल्टेज सेंसिंग चाहिए वोल्टेज बनाने के बाद, कि जो उसने VTT वोल्टेज बनाया कि वो बनाया नहीं। तो इसके लिए कंपनी ने यहाँ पर फीडबैक नहीं लगाया। तो फीडबैक इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एक तो खुद ही मिली वोल्टेज, अगर इसको फीडबैक के द्वारा वोल्टेज बनाकर देने लगे तो यहाँ पर तो वोल्टेज बचेगा नहीं, तो इसलिए इसको डायरेक्ट फीडबैक दे दिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फीडबैक बनने के बाद अब बारी आती है, यहाँ पर एक पिन और बचती है, पिन नंबर 4। पिन नंबर 4 पर क्या है, तो यहाँ पर 3 माइक्रो मिली एम्पियर का करंट है, तो यहाँ पर लिखा हुआ VTT रेफरेंस, मतलब यहाँ पर भी हमारा VTT वोल्टेज बनेगा इस पिन पर भी। पिन नंबर 4 पर यहाँ पर 100 ओम का रेजिस्टर है, तो यहाँ पर भी हमारा VTT वोल्टेज बनेगा, हाफ वोल्टेज ऑफ रैम, ठीक है। उसके बाद इधर एक पिन आती है ये CS। तो CS का मतलब होता है करंट सेटिंग। तो आपको पता हो कि जो वोल्टेज के साथ करंट भी ट्रैवल करता है, तो उसको एडजस्ट कराने के लिए यहाँ पर एक पिन है, पिन नंबर 13 करंट सेटिंग। तो इसके साथ एक रजिस्टर लगा PR122 301 किलो ओम का। तो इस रजिस्टर की वैल्यू प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू बढ़ गई तो करंट को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो हमारा रैम वोल्टेज बनने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसके बाद एक पिन नंबर 9। तो वैसे तो ये वोल्टेज शुरू में बन जाता है, लेकिन यहाँ पर बाद में भी आप चेक कर सकते हो इसको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टोनसेल। तो टोनसेल जो होता है वो होता है एक सेटिंग। यहाँ पर वोल्टेज कितना बनेगा, तो इसका जब मैं ट्रैक को फॉलो करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मैन मॉस्फेट को कितना वोल्टेज आता है, 19 वोल्ट। तो वीन लिखा हुआ है, मतलब इस वीन से ये 19 वोल्ट रैम के लिए बना, तो यहाँ पर भी 19 वोल्ट आएगा। तो 19 वोल्ट इस तरीके से 620 किलो ओम का रेजिस्टर को पार करके कहाँ पर चला जाएगा, टोनसेल पर। तो टोनसेल जो होता है वो IC को वेकअप करने के लिए नहीं होता है, टोनसेल जो होता है IC की एक तरीके से सेटिंग होती है इसके इंटरनल सर्किट को काम कराने के लिए, ठीक है। तो टोनसेल बनने के बाद हमारा बनेगा लास्ट में पावर गुड, पिन नंबर 10 पर। तो कोई भी वोल्टेज हो, पावर गुड तभी बनता है जो उसका सारी सेटिंग कंप्लीट हो, फीडबैक कंप्लीट होने के बाद हमारा जनरेट होता है पावर गुड, पिन नंबर 10 से। तो पावर गुड का नाम क्या है, हार्डवेयर पावर गुड। तो जहाँ पर भी पावर गुड जाना होगा चला जाएगा। तो इस पर जो वोल्टेज बनेगा वो बनेगा 3.3 वोल्टेज पावर गुड पर, ठीक है। उसके बाद हमारी कंप्लीट हो चुकी है IC की सेटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रैम वोल्टेज जनरेट होगा। तो अगर आपको रैम सर्किट बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरीके से कुछ स्टेप्स ले सकते हैं रैम वोल्टेज को बनाने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो
तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना। मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।